जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। आपके ये मेंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि भारत में या विश्व के किसी भी देश और देशों में जो खास करके अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनमें क्या है कि गरीबी और भूखमरी की समस्या है। जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है उसमें भी हमने ये उद्देश्य रखा है, ये लक्ष्य रखा है कि 2030 तक जीरो हंगर या शून्य भूखमरी का लक्ष्य जो है हमें प्राप्त करना है। ठीक, तो उसी से टॉपिक रिलेटेड है फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण। फूड प्रोसेसिंग या खाद्य प्रसंस्करण। ठीक, हाल फिलहाल ये न्यूज में क्यों है वो जान लीजिए। न्यूज में इस वजह से है क्योंकि पिछले मतलब 2023 से लेकर के पिछले 9 सालों में जो प्रसंस्कृत प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ हैं उनका जो निर्यात है वो 150% बढ़ गया है, और बढ़ करके कितना पहुंच गया है? लगभग $53 बिलियन यहां तक पहुंच गया। अब जब यहां तक पहुंच गया है तो ये सेक्टर जो है तेजी से वृद्धि इसमें हो रही है और आगे भी होने की संभावना है। तो ऐसे सेक्टर जिसमें तीव्र और धारणी वृद्धि होने की संभावना है या हो रही है, ऐसे सेक्टर को बोलते हैं सनराइज सेक्टर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। तो सनराइज सेक्टर्स में इसकी गणना होती है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की या फूड प्रोसेसिंग खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की। ठीक, अब बात ये आती है कि फूड प्रोसेसिंग है क्या, खाद्य प्रसंस्करण है क्या। तो खाद्य प्रसंस्करण कृषि, पशुपालन या फिशरीज, मत्स्यिकी, इनके जो कच्चे रॉ प्रोडक्ट हैं, कच्चे उत्पाद, इनको क्या करना, कुछ इस तरीके से इनमें संवर्धन करना या प्रसंस्करण करना, प्रोसेस करना, जब तीन चीजें या तीनों में से कोई भी एक चीज हो। पहला, उसके भौतिक गुणों में बदलाव हो। किसके? ये जो रॉ मटेरियल हमने लिया है इन तीनों क्षेत्रों से। ठीक, दूसरी बात, ये जो बदला हुआ उत्पाद है वो खाने योग्य हो। खाने योग्य हो। और तीसरा, उसका एक व्यावसायिक मूल्य हो, कॉमर्शियल कॉस्ट या वैल्यू हो। ठीक, अगर ऐसा होता है तो हम ऐसे प्रोडक्ट को बोलेंगे कि वो प्रसंस्कृत प्रोडक्ट है, या इस क्रियाविधि को बोलेंगे फूड प्रोसेसिंग प्रोसेस। ठीक, इसका एग्जाम्पल, आप लोग केक खाते होंगे, पेस्ट्री खाते होंगे। मिठाइयाँ क्या हैं? फूड प्रोसेसिंग का ही है। बेसन से तरह तरह की मिठाई बन गई, तो बेसन क्या है? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आएगा। ठीक, बेसन और बेसन के द्वारा बनी गई मिठाई। और जब हम कच्चा चना खरीद रहे हैं तो क्या है? रॉ मटेरियल है, उसको हम प्रोसेस करके भून करके नमकीन में मिला दिए, नमकीन बना दिए, वो क्या है?
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में का एग्जाम्पल है। ठीक, अब देखते हैं कि फूड प्रोसेसिंग के लाभ क्या क्या हैं। तो पहला लाभ तो यही है कि हमें रोजगार मिल रहा है। एमएसएमई सेक्टर में ये सब आते हैं फूड प्रोसेसिंग, तो उसका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लोकल उद्योग में आते हैं, लोकल इंडस्ट्री में, तो अब इसके लिए कम से कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है, कम से कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक, किसानों से आप डायरेक्ट सामान खरीदेंगे तो किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा होगा, बिचौलियों का काम खत्म हो जाएगा। तो ये सब इसके क्या हैं, लाभ। तो रोजगार, कृषि क्षेत्र की बढ़त, किसानों की आय दोगुनी वाला कॉन्सेप्ट, किसानों को लाभ। ठीक, तीसरी बात, जो खाद्य पदार्थ है उसकी जो सेल्फ लाइफ है, सेल्फ लाइफ किसे कहते हैं कि पदार्थ खाने योग्य कितने दिन तक रहता है, वो उसकी क्या है, सेल्फ लाइफ। ठीक, तो सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इसके बढ़ने से दो फायदे हैं। पहला कि हमारे कच्चे माल की बर्बादी कम हो जाती है। अब ध्यान से देखिए, अगर गेहूं सड़ रहा है तो गेहूं खाली नहीं सड़ रहा है, उस गेहूं को उत्पादित करने में जितना श्रम लगा है वो बेकार गया, उसको उत्पादित करने में जितना मिट्टी जितना जल लगा वो सब बर्बाद गया, जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया खाद पानी दिया वो सब बेकार गया। तो केवल गेहूं नहीं बर्बाद हो रहा है, उसके पीछे का श्रम देखिए कि क्या क्या चीज़ें। और पर्यावरण के केस में तो इस समय वैसे भी जो है ये बचाने की बात हो रही है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे। ठीक, तो उस समय तो ये बर्बादी करना मतलब मूर्खता है, अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। तो इससे सेल्फ लाइफ बढ़ने से क्या है, एक तो बर्बादी कम हो गई, दूसरी बात यह है कि जो भूखमरी है उसके लक्ष्य को हम क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। और भूखमरी की अंदेशा भी क्या हो जाता है, कम, क्योंकि जब बर्बादी कम होगी तो उसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं। ठीक, चाहे वो खरीद करके दें, चाहे वो खुद से यूज करें। ठीक, तो खाद्य पदार्थ की सेल्फ लाइफ बढ़ने से ये फायदा है। दूसरी बात जो है, पोषण मूल्य, न्यूट्रिशन वैल्यू, ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये बढ़ा भी सकते हैं और बढ़ जाती भी होगी। देखिए, अगर आप पोषण मूल्य जानबूझ करके बढ़ा रहे हैं तो उसको बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। आपने सुना होगा कि नमक में हम आयोडीन, आयोडाइज्ड नमक वो कर रहे हैं ताकि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से जो होता है वो ना हो। ठीक, तो फोर्टिफिकेशन है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन। आपने दूध के पैकेट में देखा होगा, फोर्टिफिकेशन का ये साइन होता है। विटामिन ए और डी उसमें जानबूझ करके मिलाए जा रहे हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को फोर्टिफाइड फूड भी बोलते हैं। वो भी क्या है, प्रोसेस्ड फूड का एक क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक, तो इसकी वजह से, फोर्टिफिकेशन की वजह से तीन चीज़ें हम कर्म कर हमें जो है सहायता मिलती है। एक तो अल्प पोषण, ये हम कम कर लेंगे। आपने सुना होगा कि ठिगनापन, वेस्टिंग, अल्प वजन, ये सब बहुत बड़ी समस्या है। ठिगनापन क्या है कि उम्र के हिसाब से लंबाई कम, और वेस्टिंग का मतलब क्या है, लंबाई के हिसाब से वजन कम। ठीक, तो ये सब अल्प पोषण की समस्या खत्म हो जाएगी। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमने जो स्वास्थ्य और जीरो हंगर का वो रखा है, लक्ष्य रखा है, वो भी हम क्या है, अचीव कर सकते हैं। ठीक, महिलाओं में आपने देखा होगा 70%, ओ सॉरी 56 या 57% जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा आया है,
5 का, उसमें यह है कि महिलाओं में लगभग 57% महिलाएं क्या हैं, एनीमिया से पीड़ित हैं। तो ये भी क्या हो सकता है, फोर्टिफाइड फूड दे करके हम इसको, इसके डाटा को कम कर सकते हैं। और ये केवल महिलाओं की बात नहीं है, महिलाओं पर जो भी डिपेंड है, उनके पति, उनके बच्चे, उनके परिवार वाले, उन सब का जो है क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। ठीक, तो चीज़ों को थोड़ा समग्र वे में देखने की कोशिश कीजिएगा, केवल एक चीज़ पर अटके मत रहिएगा। ठीक, तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के या फूड प्रोसेसिंग के लाभ हैं। और क्या हो सकता है, अगर हम निर्यात कर रहे हैं तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, हमें इनकम मिलेगी, वो भी क्या होगा, अच्छा होगा हमारे लिए। ठीक, तीसरी बात, अधिकतर सेक्टर किससे रिलेटेड हैं, ये लोकल लेवल पर, स्थानीय लेवल पर। तो अगर हम स्थानीय लेवल पर इन प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल को खरीदते हैं और हायर लेवल पर जाकर के बेचते हैं, तो ग्रामीण विकास की जो अवधारणा है वो भी क्या हो जाएगी, फलीभूत होगी, ग्रामीण विकास भी तेजी से होगा। तो ये सब इसके क्या हैं, लाभ हैं। अब लाभ तो हैं, लेकिन हमारे पास क्या जो है संस्थागत उपाय हैं, वो देखते हैं फूड प्रोसेसिंग के लिए। तो हमारे पास दो एजेंसी का नाम तो याद ही रखिएगा, एक है एपीडा और दूसरी है एम्पीडा। एपीडा का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य। ई का मतलब, ए का मतलब एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड, पी का मतलब प्रोसेस्ड फूड, ई का मतलब है एक्सपोर्ट, निर्यात, डी का मतलब है डेवलपमेंट, ए का मतलब है अथॉरिटी। तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण, ये एग्रीकल्चर के जो मटेरियल हैं, जैसे धान, ओ सॉरी गेहूं, चावल, इनको क्या है निर्यात करने के लिए ये हमारे पास संस्था है। क्वालिटी यही चेक करेंगे, सर्टिफिकेट यही देंगे और यही उसके लिए एक्सपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी संस्था है। एम पी का मतलब है यहाँ पर मैराइन प्रोडक्ट्स, जो समुद्री उत्पाद हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मछली के उत्पादन में भारत सेकंड है, सेकंड या थर्ड ऐसे ही है, सेकंड है आई थिंक, ठीक है, पूरे विश्व में। तो मैराइन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास क्या संस्था है, एम्पीडा। ठीक, ये दो संस्थाएं जरा ध्यान में रखिएगा। तीसरी जो संस्था है वो ये है हम्म, निर्यात निरीक्षण परिषद, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। ये क्या कर रही है, सुरक्षा के, सेफ्टी की जो है एश्योरेंस देगी। ठीक, निरीक्षण करेगी और वो बताएगी कि ये स्टैंडर्ड के अनुरूप है या नहीं, और उसी चीज़ को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिसको कि ये जो है सर्टिफिकेट देगी कि हाँ हम हमारे हिसाब से ये चीज़ें सही हैं, एक्सपोर्ट करने लायक हैं, क्वालिटी का कोई इशू नहीं आएगा, या इससे लोग इसको खा करके उनको तबीयत ना तो खराब होगी ना मरेंगे। ठीक, एक चीज़ और लिख लीजिए यहाँ पर, कृषि निर्यात नीति, इसका ईयर शायद 2018 है, हाँ जी 2018 ही है, कोई बात नहीं। देखिए, कृषि निर्यात नीति 2018,
इसमें इन्होंने कहा था भारत सरकार ने कि हम जो कृषि उत्पाद का जो निर्यात है उसको हमें 2 गुना करना है, 2 टाइम्स। ठीक, तो ये भी क्या है, संस्थागत उपाय में ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट, चुनौतियां। एक चीज और लिख लीजिए यहां पर, फल और सब्जी के लिए एक संस्था है, फल और सब्जी के लिए है इंडियन पैकेजिंग इंस्टीट्यूट, भारतीय पैकेजिंग संस्थान। ये फल और सब्जी के लिए मानकीकृत संस्थान है और यही सर्टिफाइड करता है कि ये फल और सब्जी एक्सपोर्ट करने लायक हैं या नहीं। ठीक, तो ये संस्थागत उपाय में लिख लीजिए। चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अवसंरचना की कमी। मैक्सिमम अनाज क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है नमी के कारण, और रेफ्रिजरेशन की सुविधा नहीं है तो फल और सब्जी और फूल जो जल्दी खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, अगर रेफ्रिजरेशन में उनको रख दिया जाए तो कम तापमान पर उनके श्वसन की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो सूखते नहीं हैं जल्दी। तो इसी वजह से आप लोग देखते होंगे कोल्ड स्टोर में, तो या जो है यहाँ पर जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वहाँ पर रेफ्रिजरेटर में सब्जियाँ रखी जाती हैं कि वो देखने में ताज़ी भी बनी रहें, लेकिन आप उनको 1 घंटे बाहर निकाल कर रख दीजिए तो उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा। ठीक है, तो अवसंरचना की कमी, अवसंरचना की कमी में मेन ध्यान रखिएगा, कोल्ड स्टोरेज की कमी है, फल और सब्जी जल्दी खराब हो जा रही है। ठीक, दूसरा एक चुनौती है, इसको चुनौती भी कह सकते हैं और कुछ ये भी कह सकते हैं कि कभी कभार जानबूझ करके परेशान भी किया जाता है। गुणवत्ता निरीक्षण परिषद, गुणवत्ता निरीक्षण परिषद मत लिखिए, गुणवत्ता निरीक्षण की समस्या भी लिख सकते हैं। आपने सुना होगा कि कई बार यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं कि यहाँ का आम भारत का मत खाइए या भारत की सब्जी मत खाइए, वो ज़्यादा खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्वरक का, या यहाँ पर कीटनाशक दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे चीज़ों को सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स बोला जाता है। स्वच्छता और पादप स्वच्छता, पता चला जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग हो रही है, केक बन रहा वहाँ पर छिपकली ही आटे में चल रही है, ठीक है, या मैदे में या सूजी में, ठीक है, तो ये सब क्या है, स्वच्छता का ध्यान वहाँ पर नहीं रखा गया, तो उसको जो भी खाएगा, इंडियंस तो उसी कल्चर में रह रहे हैं, उसी माहौल में रह रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पर असर ना करे, लेकिन जब वो यूरोपियन कंट्रीज में जाता है तो वो चीज़ उन लोगों के हिसाब से नहीं होती, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो अधिकतर देखा जाता होगा कभी कभार। तो आपने हाल फिलहाल अभी 2-3 साल में न्यूज़ सुना था कि गेहूं जो है कम गुणवत्ता का था, तो पूरा जहाज ही उन्होंने वापस कर दिया किसी कंट्री ने। ठीक है, और तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा, गुणवत्ता निरीक्षण वाली समस्या। तीसरी बात जो है वो ये है कि अगर अवसंरचना की कमी है हमारे पास और फूड प्रोसेसिंग के लिए हम कोई ऋण लेने जाएं, तो ऋण भी हमें क्या होता है, देर से मिलता है। आल दो, यद्यपि ये जो सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग, ये प्राइमरी लेंडिंग सेक्टर में आता है, प्राइमरी प्राथमिक लेंडिंग सेक्टर में, इस वजह से मतलब ऋण लेना आसान होता है, लेकिन फिर भी जो सरकारी बैंक होते हैं या जो है प्राइवेट बैंक, वो इन सेक्टर्स को ऋण देने में आनाकानी करते हैं, जबकि गवर्नमेंट के या आरबीआई की गाइडलाइंस हैं कि आपको टोटल ऋण का कुछ परसेंट प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग के लिए देना है, प्राइमरी सेक्टर्स को देना है, लेकिन फिर भी आनाकानी करते हैं। ठीक,
तो ऋण वित्त की पहुंच जो है वो ठीक नहीं है। फंड की हमेशा कमी रहती है। ऋण एक आसान तरीके से ना मिल करके ऋण मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती। अब देखते हैं कि इनके बाद भी सरकार के द्वारा क्या पहले की गई हैं, क्या क्या योजनाएं चली आ रही हैं। एक आपने सुना होगा मेगा फूड पार्क की स्थापना, जगह जगह पर मेगा फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। ठीक है, ये बड़े बड़े फूड पार्क होते हैं, जैसे आलू के लिए टोमेटो चिप्स ही वहाँ पर जो है क्या हो रही है, बन रही है पोटैटो चिप्स। ठीक है, टोमेटो नहीं। और कभी कभार जो है आपने सुना होगा कि सॉस के लिए जो एक किसान का सॉस आता है टोमेटो सॉस, उसके लिए भी क्या है मेगा फूड पार्क, जहाँ पर टमाटर की खेती करके ऐसा जो है प्रोसेसिंग किया जाए। टमाटर जल्दी ख़राब हो जाएगा, लेकिन सॉस बना देंगे तो उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ठीक। सरकारी पहलों में एक चीज़ और लिख लीजिए, पीएम किसान संपदा योजना। ये जो है समुद्री उत्पाद से संबंधित योजना है, इसका नाम भी आप लिख लीजिएगा। तीसरी बात जो है वो ये है, आपने एक नाम सुना होगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये स्कीम। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद, ये भी क्या है इसी से रिलेटेड है, खाद्य प्रसंस्करण से। ठीक। और कभी कभार क्या है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में केवल खाद्य प्रसंस्करण नहीं, बाकी चीज़ें भी जो है इसमें इंक्लूड होती हैं। जैसे अलीगढ़ का ताला फेमस है। ठीक। कहीं का जो है पीतल के बर्तन फेमस हैं मुरादाबाद के, तो ये क्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का है। तो भदोही की क्या है कालीन फेमस है बनारस के पास। ठीक। तो ये क्या है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का है। एक आपने सुना होगा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना। ये भी जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है उसमें ये योजना लागू है। ठीक। एफडीआई विदेशी निवेश के लिए हमने ऑटोमेटिक रूट से इसमें कर रखा है, पहले 49% था, अब 100% है। एक आपने सुना होगा आ, कृषि उड़ान और कृषि रेल योजना। कृषि रेल में क्या है कि रेलगाड़ी के द्वारा डेडिकेटेड उसमें कृषि उत्पाद जो है रखे जाते हैं डिब्बे में, और डायरेक्ट वो जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है। कृषि उड़ान में क्या है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है वायुयान में ले करके उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई की जाती है। वो डेडिकेटेड उसी चीज़ के लिए होते हैं, उसमें यात्री और बाकी लोग नहीं होते। ठीक। और उनको जो है ग्रीन कॉरिडोर बनाकर निकाला जाता है, मतलब बीच में उनको रोका बहुत कम जाता है, या डायरेक्ट नॉन स्टॉप ही वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं लंबी दूरी के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा कि सरकारी पहले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। ठीक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।